हेलो एवरीवन, मैं हूं आपका दोस्त निशांत और ज्ञान सफारी में आपका स्वागत है। जैसा कि आप सभी को पता ही है कि लॉकडाउन को अब तीसरी बार फिर से एक बार एक्सटेंड कर दिया गया है। और जब भी कोई नोटिफिकेशन जारी होता है तो उसमें ये ज़रूर लिखा होता है कि महामारी रोग अधिनियम 1897 या एपिडेमिक डिजीज एक्ट 1897 के तहत। तो ये आखिर जो एक्ट है वो है क्या, और 1897 का रूलिंग अभी भी चल रही है, तो इस एक्ट में ऐसा क्या खास है जिसकी वजह से इस एक्ट को इस समय पे इतना ज़रूरी माना जा रहा है और सभी लोग उसी को एक तरीके से प्रेफर कर रहे हैं, जितने भी गवर्नमेंट्स हैं। तो आज हम इसी बात को इस वीडियो में समझेंगे, इस एक्ट के बारे में और इस एक्ट की हिस्ट्री के बारे में भी। जो स्टूडेंट्स प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए ये टॉपिक बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इस टॉपिक में 3 टॉपिक ऐड हो रहे हैं, मतलब 3 सब्जेक्ट से रिलेटेड है। एक तो आपका करंट अफेयर, दूसरा आपका हिस्ट्री से रिलेटेड भी है, और तीसरा आपका पॉलिटी। अब ये तीनों टॉपिक कैसे एक दूसरे से ऐड हो रहे हैं इस एक्ट को लेकर, वो हम इस वीडियो में आगे समझेंगे। सबसे पहले इस एक्ट की बात कर लेते हैं। जब ये अभी रिसेंटली लागू किया गया, तो जब यूनियन गवर्नमेंट को, मतलब भारत सरकार को, जब ये लगा कि कोई ऐसी डिजीज़ है जो ऑल ओवर वर्ल्ड फैलती जा रही है और हमारे देश में उसके फैलने के जो रेशियो है वो बहुत ज़्यादा है, क्योंकि हमारी पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है और साथ ही साथ उसका घनत्व बहुत ज़्यादा है, क्योंकि एक एक परिवार में या एक मोहल्ले में बहुत सारे लोग पास पास रहते हैं, इसलिए इसका जो ट्रांसमिशन है वो बहुत ज़्यादा रेशियो में बढ़ सकता है कंपैरिजन टू अदर कंट्रीज। तो यूनियन गवर्नमेंट ने जो भारत सरकार है उसने एक नोटिफिकेशन जारी किया कि मतलब स्टेट गवर्नमेंट्स को, जितनी भी स्टेट गवर्नमेंट्स हैं उन सभी को, कि आप सभी लोग इसको लेकर एपिडेमिक डिजीज एक्ट 1897 को तुरंत ही लागू कर दें। अब सबसे बड़ी बात यह है कि इस एक्ट को यूनियन गवर्नमेंट क्यों नहीं लागू करी। मतलब अगर उसे लागू करना था, वो तो भारत सरकार के हाथ में, पूरी गवर्नमेंट इस समय उनके पास मेजोरिटी में है, कोई ऐसा नहीं है किसी और पार्टियों से लेकर वो लोग मेजोरिटी में हैं। तो इसलिए तो सवाल ये उठता है, आखिर वो लोग क्यों नहीं लागू। वो लोग इसलिए लागू नहीं कर सकते क्योंकि हमारे भारतीय संविधान के शेड्यूल 7 में 3 लिस्ट दी हुई हैं, लिस्ट 1 और 2 और 3, जिसमें 1 में आपके यूनियन से रिलेटेड जो टॉपिक आते हैं वो होते हैं, लिस्ट 2 में आपके स्टेट गवर्नमेंट से रिलेटेड टॉपिक होते हैं, और लिस्ट 3 में कॉन्करेंट होते हैं, मतलब जो दोनों को मिला के एक टॉपिक तैयार किया जाता है। अब इसी शेड्यूल में जो लिस्ट नंबर 2 है, जो कि स्टेट गवर्नमेंट से रिलेटेड है, उसमें ये मेंशन है कि अगर कोई भी डिजीज़, आपको मैं प्रॉपर लाइन बता देता हूँ, मतलब स्टेट गवर्नमेंट किसी भी तरीके की कोई भी पब्लिक हेल्थ सैनिटाइजेशन डिस्पेंसरी या हॉस्पिटल रिलेटेड कोई भी अगर एक्शन लेना होगा तो वो स्टेट गवर्नमेंट ही लेगी। इसी वजह से देखिए, ये करंट अफेयर्स का टॉपिक है इस समय पर, लेकिन साथ ही साथ ये पॉलिटी से भी रिलेट कर रहा है। तो इसलिए यूनियन गवर्नमेंट ने स्टेट गवर्नमेंट को नोटिफिकेशन जारी किया कि आप लोग एपिडेमिक डिजीज एक्ट 1897 के तहत जो आप लोगों को पावर है उसको आप तुरंत ही इसको एक्टिवेट करें, जिससे कि ये महामारी हमारे देश में और ज़्यादा न फैल सके। अब बात करते हैं इसकी हिस्ट्री के बारे में थोड़ा सा, क्योंकि आपको इस एक्ट के बारे में और ज़्यादा समझने के लिए इसकी थोड़ी सी हिस्ट्री भी जानना ज़रूरी है। जब इस रेगुलेशन को लागू किया गया था 1897 में, उस समय पर मुंबई और पुणे में प्लेग फैला था, जिसकी वजह से इस रेगुलेशन को, इस एक्ट को बनाया गया था। उस समय पर ये एक्ट जब अंग्रेजों ने बनाया इस एक्ट को, तो बहुत ज़्यादा एक तरीके से इसका विरोध भी किया गया, क्योंकि इसमें बहुत सारी चीज़ें ऐसी थी कि पुलिस घरों पर जाके ज़बरदस्ती उठा सकती थी, किसी को भी कहीं भी बंद कर सकती थी, आइसोलेट, जैसे हम आज के समय पे सुन रहे हैं कि 14 और 21 दिन के लिए आइसोलेशन कैंप में रखा जा सकता है। उस समय भी यही था। उस समय पे बस लोगों के साथ बहुत ज़्यादा बर्बरता भी सामने आई पेपर में, और इसी चीज़ को बाल गंगाधर तिलक जी ने अपने न्यूज़पेपर जो केसरी के नाम से इशू किया जाता था, पब्लिश किया जाता था, उसमें इसका विरोध भी किया था। क्योंकि जितने भी उस समय पर जो ऑफिसर्स थे, वो लोग स्टार्टिंग में जब ये फैल रहा था उस समय पर उन ऑफिसर्स ने उस जगह को, मतलब उन्होंने एक तरीके से अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को नहीं निभाया, और वो लोग वहाँ से तुरंत ही भाग गए, अपने दूसरी जगह शिफ्ट हो गए। तभी केसरी में जब इस बात के बारे में छपा, तो जो अंग्रेज, मतलब जो अंग्रेजी गवर्नमेंट थी, जो हुकूमत थी,
उन्होंने एक एक्ट तैयार किया और इसी एक्ट के तहत एक प्लेग कमिश्नर को नियुक्त किया गया जिनका नाम था रेंट। इनको इनकी बर्बरता के लिए बहुत ज़्यादा जाना जाता था। सब लोगों को लगा ये पता नहीं जाने क्या करेंगे, और ये इनका जो करेक्टर था मतलब एक तरीके से अत्याचारी वाला, उस पर ये खरे भी उतरे। इन्होंने सेना उतार दी, लोगों को घरों से उठवाया। सरकारी अस्पतालों में बहुत ज़्यादा फैसिलिटी उपलब्ध नहीं थी और तब भी लोगों को वहाँ पर जाके भर्ती किया गया ज़बरदस्ती। और बहुत बार ये भी सामने आया कि बर्बरता के साथ साथ लोगों के साथ पिटाई की गई, महिलाओं के साथ अभद्रता की गई। ये सारी चीज़ें जब केसरी में बाल गंगाधर तिलक जी ने दोबारा से इसको पब्लिश किया, इस रिपोर्ट को, जिसकी वजह से बहुत सारे लोग नाराज हो गए। और 22 जून को जब ये किसी एक डिनर पार्टी से बाहर निकल रहे थे, उसी समय पर इनकी कुछ लोगों ने गोली मारकर हत्या कर दी। इनकी हत्या इधर तो इनकी हत्या हुई, साथ ही साथ जब हत्या हो गई तो लोगों को लगा, मतलब जो ऑफिसर्स थे, जो गवर्नमेंट थी, उन्हें लगा कि तिलक के अपने केसरी में इस तरीके की पब्लिश करने की वजह से लोगों में इस तरीके की भावना प्रकट हो गई और उनके ऊपर भी राजद्रोह का मुकदमा दायर किया गया। इसी के साथ साथ एक व्यक्ति को फांसी हुई और 2 लोगों को देश निकाला कर दिया गया। ये कुछ इसकी हिस्ट्री से रिलेटेड चीज़ थी जो कि आप इस समय करंट के हिसाब से जोड़ सकते हैं। तो अब बात करते हैं इस एक्ट में क्या क्या सेक्शन हैं जो स्टेट गवर्नमेंट को और साथ ही साथ यूनियन गवर्नमेंट को क्या क्या पावर देते हैं। देखिए, ये बहुत छोटा सा एक्ट है, बहुत ज़्यादा इसमें सेक्शन या सब सेक्शन नहीं है। इसमें 4 ही सेक्शन हैं, 1, 2, 3, 4, जिसमें सेक्शन 2 में स्टेट गवर्नमेंट को ये पावर दी जाती है कि अगर उसे कहीं भी लगता है कि उसके किसी स्टेट के किसी एक पार्ट में कोई बीमारी फैल रही है, तो वो उस जगह को पूरी तरीके से सील कर सकता है। वो चाहे तो ऑफिसर्स को नियुक्त कर सकता है कि वो इस बीमारी को रोकने के लिए भी किसी भी तरीके का कोई भी कदम उठा सकते हैं। चाहे वो घर घर जाके चेक करें, चाहे वो किसी भी पेशेंट के बारे में अगर पता चलता है कि उसमें किसी तरीके के लक्षण हैं तो उसे जबरदस्ती उठा के हॉस्पिटल में भर्ती करवाएं। ये सारी पावर उन्हें इसी सेक्शन के थ्रू मिलती है। इसीलिए जब भी आप नोटिफिकेशन देख रहे होंगे तो अधिकतर बहुत सारी जगहों पर लिखा हुआ भी है कि सेक्शन 2 के तहत, मतलब एपिडेमिक डिजीज एक्ट 1897 के सेक्शन 2 के तहत हम ये कदम उठा रहे हैं। मतलब उस सेक्शन में स्टेट गवर्नमेंट को ये पावर दी गई है कि वो उस एपिडेमिक मतलब महामारी को रोकने के लिए किसी भी तरीके के कदम उठा सकती है। अब बात आती है, भाई स्टेट गवर्नमेंट तो उठा सकती है, तो फिर यूनियन गवर्नमेंट क्यों हवाई जहाजों की यात्रा रोक रही है, व्यापार रोक रही है, दूसरे देशों से अपनी बाउंड्री को सीज कर रखा है यूनियन गवर्नमेंट में, और कोई भी अगर मतलब प्लेन आता है किसी विदेश का तो चेकिंग क्यों कर रही है, ये तो उनके राइट्स के खिलाफ है। इसका कारण ये है क्योंकि इसी सेक्शन 2 के सब सेक्शन ए में ये पावर यूनियन गवर्नमेंट को दी गई है कि अगर इस तरीके की कोई कंडीशन होती है कि महामारी फैल रही है या कुछ पूरे देश को उससे खतरा है, तो वह किसी भी तरीके के क्रूज शिप, हवाई जहाज, किसी भी पर्सन की किसी भी समय चेकिंग कर सकता है एयरपोर्ट पर, या फिर उसको वहां से अगर उसमें लक्षण दिखते हैं तो उसको उसकी मर्जी से, अगर वो चाहता है अपनी मर्जी से जाना तो ठीक है, अदरवाइज जबरदस्ती भी उसको हॉस्पिटल तक पहुंचाया जा सकता है। इसमें किसी भी तरीके का जो राइट्स हैं वो वहां पर लागू नहीं होते हैं। अब इस में कुछ लोगों का कहना ये भी होगा, इस तरीके से तो हमारी जो फ्रीडम है, मतलब कहीं भी जाने की, जो हमारे आर्टिकल 19 में दी हुई है, वो तो इससे वायलेशन होता है इसका। अगर आपको इसके बारे में इतनी थोड़ी भी जानकारी है तो आप लोग इस जानकारी को और भी गैदर करें कि आर्टिकल 19 के सेक्शन 3 और 4 में कुछ चीज़ों पर रिस्ट्रिक्शन भी है कि अगर पब्लिक इंटरेस्ट में किसी तरीके का कोई ऐसा एक्शन लेना पड़ा कि आपकी फ्रीडम को, मतलब कहीं भी जाने की जो फ्रीडम आपको मिली हुई है संविधान के तहत, उसको रिस्ट्रिक्ट किया जा सकता है, आपको कहीं भी जाने से रोका जा सकता है। तो इसी वजह से इस समय पर लॉकडाउन की वजह से, एक तरीके से चाहे आप कर्फ्यू भी इसको कह सकते हैं, लेकिन ये प्रॉपर कर्फ्यू नहीं है, इसी वजह से लॉकडाउन में आपको कहीं भी जाने से रोका जा रहा है। ये गवर्नमेंट को पावर देता है, आर्टिकल 19 के सब सेक्शन जो 3 और 4 है, उसे पावर देता है कि किसी भी पर्सन को कहीं भी जाने से रोक सकते हैं। अब कुछ लोग इसके बावजूद आज भी हम लोग देखते हैं कि बहुत सारे लोग बिना किसी काम के, बिना वजह बाहर निकलने लगते हैं। तो
इसीलिए इसके सेक्शन जो 3 में पेनल्टी के बारे में डिस्कशन किया गया है, उसमें आईपीसी सेक्शन 188 के तहत लोगों को पेनलाइज किया जा सकता है, लोगों को सजा दी जा सकती है। उसमें अलग अलग नॉर्म्स हैं, अलग अलग तरीके के पेनल्टीज हैं, जो भी स्टेट गवर्नमेंट या यूनियन गवर्नमेंट डिसाइड करें वो उसके ऊपर डिपेंड करता है। अब बात करते हैं अपने इस एक्ट के लास्ट सेक्शन की, जो कि है सेक्शन नंबर 4, जो कि प्रोटेक्शन देता है उन लोगों को, उन ऑफिसर्स को जो कि इस एक्ट को इम्प्लीमेंट करने के लिए एक तरीके से रूल्स बना रहे हैं या फिर रूल्स एंड रेगुलेशन को फॉलो कर रहे हैं, जो भी स्टेट गवर्नमेंट से मिल रही है, या फिर इस बीमारी को, इस महामारी को रोकने के लिए जो भी स्टेप ले रहे हैं, अगर उसके अगेंस्ट किसी भी पर्सन ने उसका विरोध किया या फिर लोगों के उनके ऊपर किसी भी तरीके का कोई, जैसे कि आप अभी सुन भी रहे होंगे न्यूज़ में कि बहुत सारी जगहों पर पत्थरबाजी हुई है, पुलिस पर, डॉक्टर्स पर, वो लोग इलाज करने गए, तो इस एक्ट के तहत, इस सेक्शन के तहत उन्हें ये प्रोटेक्शन दी जाती है कि अगर उन्हें किसी भी तरीके का कोई भी कहीं भी इस तरीके की प्रॉब्लम होगी, तो ये एक्ट उन्हें पूरी तरीके से प्रोटेक्ट करता है कि आप किसी भी तरीके की रूलिंग, चाहे आपको कोई भी रूल लागू करना पड़े, लेकिन आपको इस महामारी को रोकना है। तो ये एक्ट सिर्फ इसीलिए लागू किया गया था कि अगर कभी भी इन फ्यूचर 1897 में जब ये बन रहा था कि कभी भी इन फ्यूचर इस तरीके की कोई बीमारी फैलती है, तो अगर उसका केवल और केवल रोकना इसी तरीके से पॉसिबल है कि लोग अपने घरों में बंद रहे हैं, या फिर स्टेट गवर्नमेंट के पास इतनी पावर होनी चाहिए कि वो किसी भी तरीके के रूल्स एंड रेगुलेशन को इम्प्लीमेंट कर सकता है। तो ये एक्ट उन्हें ये पावर दें कि वो कुछ भी करें लेकिन बीमारी को रोकें फैलने से लोगों के बीच में। तो इसीलिए ये एक्ट इस समय इतना ज़्यादा न्यूज़ में है। और आपने ये जो स्टूडेंट्स हैं उनसे मेरा पर्सनली रिक्वेस्ट है, आप लोगों ने इस वीडियो में देखा भी होगा कि तीनों टॉपिक आप अगर देखेंगे तो देखिए करंट तो चल ही रहा है, क्योंकि इस समय पे इस एक्ट का बहुत ज़्यादा यूज़ हो रहा है। दूसरा आपका हिस्ट्री से रिलेटेड है, क्योंकि तिलक जी ने जो केसरी में इनकी जब ये शुरू हुआ था, किस तरीके से उनके अगेंस्ट राजद्रोह का मुकदमा दर्ज हुआ और किस तरीके से एक प्लेग कमिश्नर का नियुक्त किए गए। और साथ ही साथ इसमें पॉलिटी भी मेंशन हो रही है, जैसे कि आपने देखा ही शेड्यूल 7 के तहत लिस्ट 2 में ये जो हेल्थ जो टॉपिक है वो स्टेट गवर्नमेंट के अंडर में आता है। उम्मीद करता हूँ आपको मेरे द्वारा दी गई जानकारी समझ में आई होगी, अच्छी लगी होगी। स्टूडेंट्स इस वीडियो को पसंद करेंगे, इसी उम्मीद में मैंने और भी ज़्यादा डिटेल्स को इसमें ऐड किया है। और साथ ही साथ आप लोगों के साथ शेयर करें, और स्टूडेंट जो हैं वो आपस में ज़रूर शेयर करें, उनके जो एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये टॉपिक अच्छा है और इससे रिलेटेड क्वेश्चन ज़्यादा से ज़्यादा पूछे भी जा सकते हैं इस समय पर। आने वाले जो भी एग्ज़ाम होंगे, अभी तो खैर एग्ज़ाम पोस्टपोन चल रहे हैं, बट जब भी होगा तो मुझे जहाँ तक लगता है इस जो एक्ट है उसके रिगार्डिंग और भी ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। इसलिए आप और भी ज़्यादा स्टूडेंट्स के साथ और सभी लोगों के साथ भी इस वीडियो को शेयर ज़रूर करें, और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर करें। इसी तरीके से अगर आप किसी और टॉपिक पर वीडियो चाहते हैं या कोई और किसी सब्जेक्ट के रिगार्डिंग आप कुछ चाहते हैं कि इस पर भी वीडियो बनाई जाए, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिखकर ज़रूर बताएं। और साथ ही साथ अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करिएगा, जिससे कि हमारी कोई भी नई वीडियो आपको तुरंत नोटिफाई हो सके। थैंक यू सो मच।